बिहार स्टेट कॉमन पेपर शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण में बुनियादी प्रतिमान है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण में बुनियादी प्रतिमान है। सीखने का प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान, दोनों सीखने का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण में बुनियादी प्रतिमान है। दोनों सीखने का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान। कक्षा शिक्षण में बुनियादी प्रतिमान दोनों सीखने का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान है। सीखना छात्रों के अनुभव और ज्ञान के निर्माण पर केंद्रित है, जबकि निर्देशात्मक प्रतिमान शिक्षक द्वारा जानकारी देने और कौशल सिखाने पर केंद्रित है। सफल शिक्षण में दोनों का संतुलन आवश्यक है। सूची वन को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 शिक्षण का स्तर, सूची 2 मुख्य प्रस्ताव। स्मृति, हर्बर्ट, समझ स्तर, मॉरिसन, रिफ्लेक्टिव लेवल, हंट। तो ए सही है, इसमें आंसर ए सही है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित यानी स्मृति हर्बर्ट, समझ स्तर मॉरिसन, रिफ्लेक्टिव लेवल, हंट। शिक्षण स्तर और उनके प्रस्तावों का सूचियों में सही मिलान इस प्रकार है। सूची 1, सूची 2। शिक्षण स्तर मुख्य प्रस्ताव। स्मृति स्तर, हार्वर्ड यांत्रिक रटने पर बल दिया। समझ स्तर मॉरिसन, अवधारणाओं की गहन समझ पर जोर। चिंतन स्तर, हंट, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान को प्राथमिकता। प्रभावी शिक्षण में शामिल है। शिक्षक सक्रिय है, लेकिन छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी। शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय हो सकते हैं, लेकिन छात्र सक्रिय हैं। शिक्षक सक्रिय हैं और छात्र सक्रिय हैं। उपरोक्त सभी प्रभावी शिक्षण में शामिल है। शिक्षक सक्रिय हैं और छात्र सक्रिय हैं। शिक्षक सक्रिय हैं और छात्र भी सक्रिय हैं। प्रभावी शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। शिक्षण प्रक्रिया तभी सफल होती है जब शिक्षक सक्रिय रूप से छात्रों को सीखने में मदद करते हैं और
छात्र भी सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का उदाहरण। संज्ञानात्मक क्षेत्र का उदाहरण किसी विषय का वर्णन करें, एक एक्स-रे फिल्म विकसित करें, एक पत्र टाइप करें। उपरोक्त उपकरणों की जिम्मेदारी लें। संज्ञानात्मक क्षेत्र का उदाहरण है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का उदाहरण है किसी विषय का वर्णन करें, किसी विषय का वर्णन करें। किसी विषय का वर्णन करें या संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन्स का उदाहरण है, क्योंकि इसमें ज्ञान, समझ और अभिव्यक्ति जैसी मानसिक की प्रक्रियाएं शामिल हैं। शेष विकल्प मनोप्रेरक या भावात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं। जानने, रखने और स्मरण करने का संबंध है। बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान, मूल्यांकन। जानने, रखने और स्मरण करने का संबंध है। ज्ञान, जानने, रखने और स्मरण करने का संबंध है। ज्ञान, जानने, रखने और स्मरण करने का संबंध ज्ञान, नॉलेज से है, जो सीखने की बुनियादी प्रक्रिया है। इसमें तथ्यों व सूचनाओं को याद रखना शामिल है, जबकि बोध, अनुप्रयोग व मूल्यांकन उचित स्तरीय कौशल हैं। किस विधि से विद्यार्थी अज्ञात से ज्ञात की ओर आते हैं? विश्लेषण, आगमन, संश्लेषण, निगमन। किस विधि से विद्यार्थी अज्ञात से ज्ञात की ओर आते हैं? आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड में छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। इस विधि में विशेष उदाहरणों से शुरुआत करके सामान्य नियम या सिद्धांतों तक पहुंचा जाता है। भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाए जाने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को स्कूल द्वारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया गया। इससे छात्रों की मदद मिलेगी प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, कक्षा में सीखे गए ज्ञान को वास्तविक जीवन स्थितियों से सहसंबंधित करने में, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल विकसित करने में, मौज मस्ती करें और दोस्तों के साथ आउटडोर यात्रा का आनंद लें। भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाए जाने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को स्कूल द्वारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया गया। इससे छात्रों को मदद मिलेगी कक्षा में सीखे गए ज्ञान को वास्तविक जीवन स्थिति से सहसंबंधित करने में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में छात्रों को ले जाना मुख्यतः कक्षा में सीखे गए ज्ञान को वास्तविक जीवन स्थितियों से सहसंबंधित करने में मदद करेगा। छात्र जो वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं, वह वास्तविक जीवन में उन प्रजातियों को देख सकते हैं
और उनका अवलोकन कर सकते हैं। इससे वह कक्षा में सीखी गई जानकारी को वास्तविक अनुभवों से जोड़ पाएंगे और समझदारी को गहरा सक गहर गहरा कर सकेंगे। गतिविधि में शामिल है शारीरिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, मानसिक क्रिया। शारीरिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, मानसिक क्रिया। गतिविधि में शामिल है शारीरिक क्रिया, सामाजिक क्रिया और मानसिक क्रिया तीनों। गतिविधि एक्टिविटी एक व्यापक अवधारणा है जिसमें निम्नलिखित तीनों प्रकार की क्रियाएं शामिल हो सकती है। शारीरिक क्रिया जैसे खेलना, चलना, व्यायाम करना। सामाजिक क्रिया जैसे समूह में काम करना, बातचीत करना। मानसिक क्रिया जैसे सोचना, योजना बनाना, समस्या समाधान। पाठ योजना के बारे में कौन सा सत्य नहीं, इससे आत्मविश्वास विकसित होता है। यह विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप से वितरित करने में मदद करता है। यह छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। यह व्यवस्थित शिक्षण से बचाता है। पाठ योजना के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, यह छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। पाठ योजना लेसन प्लान शिक्षक द्वारा बनाई जाती है, न कि छात्रों द्वारा। इसका उद्देश्य शिक्षक को व्यवस्थित करना, विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप से वितरण करना, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाना और अव्यवस्थित शिक्षण से बचना है। अतः विकल्प सी सत्य है। कोई सरल प्रदर्शन या प्रयोग करना, इसका उदाहरण है। संलग्न होना, विस्तृत करना, स्पष्ट करना, अन्वेषण करना। कोई सरल प्रदर्शन या प्रयोग करना, इसका उदाहरण है। स्पष्ट करना। एक सरल प्रदर्शन का प्रयोग का मुख्य उद्देश्य किसी अवधारणाओं, सिद्धांत या तथ्य को स्पष्ट करना, क्लैरिटी होता है। यह छात्रों को व्यावहारिक रूप से समझने में मदद करता है। सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित के लिए उपयोगी है। सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित के लिए उपयोगी है। माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में। उपरोक्त में से कोई नहीं। सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित के लिए उपयोगी है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में। शिक्षक शिक्षण संस्थान में। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में किया जाता है, ताकि शिक्षकों को अपनी कक्षाएं कौशल में सुधार करने में मदद मिल सके। इसमें शिक्षक एक छोटा सा पाठ 5 से 10 मिनट प्लान करके उसे पढ़ाते हैं और फिर तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। यह शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण कौशलों जैसे कि प्रस्तुति, प्रश्न पूछना और प्रतिक्रियाएं देने पर ध्यान केंद्रित करने और उनका अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है।
एच सी मॉरिसन के अनुसार शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच संपर्क है प्रत्यक्ष द्विध्रुवीय घनिष्ठ विश्वसनीय। एच सी मॉरिसन के अनुसार शिक्षक अधिकतम परिपक्वता व्यक्ति और कम परिपक्वता व्यक्ति के बीच एक संपर्क है द्विध्रुवीय है। एच.सी. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच एक घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। नोट: आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर भी है लेकिन विकल्प सी। यदि शिक्षक समझाने के लिए उदाहरण दे रहा है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए इसमें महिला और पुरुष छात्र शामिल हैं। विभिन्न संस्कृति और पृष्ठभूमियों के छात्र इसमें महिला और पुरुष छात्र शामिल हैं और विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के छात्र दोनों हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि शिक्षक समझाने के लिए उदाहरण दे रहा है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के छात्र शिक्षक को उदाहरण देते समय सभी छात्रों को समान रूप से शामिल करना चाहिए। विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और सामाजिक पृष्ठभूमियों के छात्रों के अनुभवों को ध्यान में रखकर उदाहरण देना चाहिए ताकि हर छात्र स्वयं को समझ सके और सीख सके। योजनाओं एवं निर्णयों का क्रियान्वयन डैश का भाग है। छात्र कल्याण की उन्नति, विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग, पाठ्यक्रम का संचालन करना, परीक्षा में सफलता की प्राप्ति। योजनाओं एवं निर्णयों का क्रियान्वयन डैश का भाग है। पाठ्यक्रम का संचालन करना। योजनाओं एवं निर्णयों का क्रियान्वयन विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है जो पाठ्यक्रम का संचालन करना। योजनाओं शिक्षण योजना, पाठ्यक्रम निर्धारण और निर्णयों शिक्षण विधियों मूल्यांकन प्रक्रिया के क्रियान्वयन से सीधे जुड़ा हुआ है। अन्य विकल्प जैसे छात्र कल्याण, सुविधाओं और उपयोग या परीक्षा में सफलता भी महत्वपूर्ण है लेकिन वह क्रियान्वयन के विशिष्ट पहलू नहीं है। पोस्ट कॉर्प में CO का मतलब है कॉपरेशन, कलेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कोरिलेशन। पोस्ट कॉर्प में
का मतलब है कोऑर्डिनेशन 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 पॉप का मतलब कोऑर्डिनेशन संबंध क्यों कार्य का है संक्षिप्त रूप में लिए हैं लूथर गोलील ने प्रस्तावित किया था। इसके अंग हैं प्लानिंग यानी योजना, पीछे प्लानिंग योजना, और से ऑर्गेनाइजिंग संगठन ऐसे स्टाफिंग डी से निर्देशन, सी ओ से कोऑर्डिनेशन समन्वय, आर से रिपोर्टिंग, बी से बुडगेटिंग बजटिंग, बी से बजटिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेशन का मतलब है संगठन के भीतर विभिन्न कार्य विभागों और व्यक्तियों को अब आपस में जोड़ना ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चे की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोनो हो और विभिन्न प्रकार के बालक साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार युक्त खोल के लिए बाहर लिया जाता हो। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध कक्षा को कहते हैं वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोनों में और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोना हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। यह समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय नहीं माना गया है? सरस्वती महल पुस्तकालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, रामपुर राज लाइब्रेरी है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय नहीं माना गया है? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय नहीं माना गया है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों में शामिल है सरस्वती महल पुस्तकालय, तंजावुर तमिलनाडु, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना बिहार, रामपुर राजा
लाइब्रेरी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का महत्वपूर्ण पुस्तकालय है, लेकिन इसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय नहीं माना गया है। शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। हावी होने वाला, क्रोधी, निरंकुश, जोशीला, समझदार और आत्म नियंत्रण युक्त। शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। जोशीला, समझदार और आत्म नियंत्रण युक्त। जोशीला, समझदार और आत्म नियंत्रण युक्त। शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में जोशीला, समझदार और आत्म नियंत्रण वाला होना चाहिए, ताकि वह छात्रों को प्रेरित कर सके, उनकी ज़रूरतों को समझे और शांतिपूर्वक मार्गदर्शन दे। हावी, क्रोधी या निरंकुश शिक्षक व्यवहार में बाधक होता है। शिक्षक को अपने छात्रों के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करने के लिए अपनी विशेषज्ञ सेवा को केवल उनके लिए सच्चाई से प्रसारित करना चाहिए। अच्छे परिणाम, अपने छात्रों का लाभ, उनका प्रमोशन, वेतन में वृद्धि। शिक्षक को अपने छात्रों के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करने के लिए अपनी विशेषज्ञ सेवा को केवल उनके लिए सच्चाई से प्रसारित करना चाहिए। अपने छात्रों का लाभ, अपने छात्रों का लाभ। शिक्षक का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों के हित लाभ को सर्वोच्च प्राथमिकता देना होना चाहिए। उन्हें अपनी विशेषज्ञता का उपयोग छात्रों के ज्ञान, कौशल और चरित्र विकास के लिए करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ जैसे प्रमोशन या वेतन वृद्धि के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता है? यह गैर मनोवैज्ञानिक है, यह सैद्धांतिक है, यह छात्रों को काम करने की आज़ादी नहीं देता है, इसे छात्रों के लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधि शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता है? ये इसमें छात्रों के लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधि शामिल है। इसमें छात्रों के लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधि शामिल है। परियोजना आधारित शिक्षण एक सक्रिय शिक्षा प्रक्रिया है, जिसमें छात्र को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर काम करने का अवसर मिलता है। यह विधि छात्रों को शारीरिक रूप से प्रयोग करने और मानसिक रूप से विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें समूह कार्य, अनुसंधान और रचनात्मक समाधान शामिल होते हैं, जो बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने में सहायता करते हैं। यह पद्धति ज्ञान को व्यावहारिक अनुप्रयोग पर बल देती है। शिक्षण यह निर्देश की शुरुआत से पहले आयोजित किए गए आकलन को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक आकलन, औपचारिक आकलन, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन। शिक्षण यह निर्देश की शुरुआत से पहले आयोजित किए गए आकलन को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक आकलन।
शिक्षण यह निर्देश की शुरुआत से पहले आयोजित किए गए आकलन को प्रारंभिक आकलन कहा जाता है। प्रारंभिक आकलन का उद्देश्य छात्रों की पूर्व ज्ञान, कौशल और तैयारी का पता लगाना होता है ताकि शिक्षण को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सके। आकलन की विश्वसनीयता संबंधित है। आकलन को डैश से उपयोगिता, गुणवत्ता, निरंतरता, प्रासंगिकता। आकलन की विश्वसनीयता संबंधित है। आकलन के डैश से निरंतरता। आकलन की विश्वसनीयता उसकी निरंतरता से संबंधित है। विश्वसनीय का अर्थ है कि आकलन उपकरण जैसे टेस्ट या मूल्यांकन एक ही परिस्थितियों में बार बार प्रयोग करने पर समान या स्थिर परिणाम देता है। यह निरंतरता पर निर्भर करता है, चाहे वो समय के साथ ही मूल्यांकनकर्ताओं के बीच हो या परीक्षण के विभिन्न भागों में हो। प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूल रूप से डैश मापने के लिए किया जाता है। बुद्धि, ज्ञान, व्यक्तित्व, अभिवृद्धि। प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूल रूप से डैश मापने के लिए किया जाता है। व्यक्तित्व। प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूल रूप से व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टिव तकनीकों मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की एक श्रेणी है जिनमें व्यक्ति को स्पष्ट उत्तेजनाएं जैसे चित्र, अधूरे वाक्य या स्याही धब्बे दिए जाते हैं और उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनके अचेतन विचारों, भावनाओं, संवेगों और व्यक्तित्व लक्षणों का विश्लेषण किया जाता है। पाठ्य विवरण, पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी गतिविधि, किसी संस्था की समग्र गतिविधियाँ। पाठ्यचर्या हैं किसी संस्था की समग्र गतिविधियाँ। पाठ्यचर्या किसी शैक्षणिक संस्था की समग्र गतिविधियाँ। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन आदि को कहते हैं। यह सिर्फ पाठ्यक्रम से अधिक व्यापक है और छात्रों को सर्वांगीण विकास से जुड़ी सभी योजनाबद्ध गतिविधियों को समेटता है। योगात्मक मूल्यांकन होता है। शुरू में, बीच में, नियमित अंतराल के बाद अंत में योगात्मक मूल्यांकन होता है। अंत में योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट, शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। यह छात्रों को समग्र सीखने का मूल्यांकन करता है, जैसे अंतिम परीक्षाएं या सेमेस्टर टेस्ट। इसका उद्देश्य ग्रेडिंग या योग्यता निर्धारित करना होता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए अंतर्निहित स्मृति सूचना
को अंतर्राष्ट्रीय या सचेतन स्मरण को संदर्भित करती है। कथन दो कथन दो स्पष्ट स्मृति वह या उन यादों को संदर्भित करती है जिनके बारे में लोग सचेत रूप से नहीं जानते हैं, लेकिन यह उनके बाद के प्रदर्शन और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। उपरोक्त कथनों को अवलोकन में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। कथन एक और कथन वन और कथन दो दोनों सही है। कथन दो दोनों गलत है। कथन दो गलत है। कथन वन गलत है, लेकिन कथन दो सही है। अंतर्निहित स्मृति सूचना के अंतर्राष्ट्रीय या सचेतन स्मरण को संदर्भित करती है। कथन दो स्पष्ट स्मृति उन यादों को संदर्भित करती है जिनके बारे में लोग सचेत रूप से नहीं जानते हैं, लेकिन यह उनके बाद को प्रदर्शन और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। उपरोक्त कथनों को अवलोकन में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। कथन वन और कथन दो दोनों गलत है। कथन वन और कथन दो दोनों गलत है, क्योंकि अंतर्निहित स्मृति अचेतन या स्वचालित यादों से संबंधित है, जैसे कौशल या आदतें। उदाहरण के लिए साइकिल चलाना यह सचेतन स्मरण नहीं है। सचेतन स्मरण स्पष्ट स्मृति की विशेषता है। कथन दो भी गलत है, क्योंकि स्पष्ट स्मृति एक्सप्रेशन मेमोरी उन यादों को संदर्भित करती है जिन्हें जानबूझकर याद किया जा सकता है, जैसे तथ्य या घटनाएं जिनके बारे में लोग सचेत रूप से नहीं जानते, लेकिन वे व्यवहार को प्रभावित करती है। वे अंतर्निहित स्मृति की विशेषता है। प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने में कौन सा कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षक की योग्यता, शिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता, विदेशी भाषा के प्रयोग पर ध्यान देना, कुलीन वर्ग के छात्रों के लिए प्रवेश। प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षक की योग्यता। शिक्षक योग्यता एक प्रभावी शिक्षण वातावरण के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाती है, क्योंकि एक योग्य और सक्षम शिक्षक न केवल विषय सामग्री को समझा सकता है, बल्कि विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है, शिक्षण विधियों को अनुकूलित कर सकता है और सकारात्मक प्रेरणादायक वातावरण प्रदान कर सकता है। एक योग्य शिक्षक जानकारी को स्पष्ट और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। विभिन्न शिक्षण शैलियों के अनुरूप प्रभावी शिक्षण रणनीतियों का उपयोग कर सकता है, छात्रों को प्रेरित और संलग्न कर सकता है, जिससे सीखना अधिक प्रभावी होता है।
शिक्षक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह प्रभावी सीखने की सुविधा प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप बेहतर समूह संबंध बनाते हैं। यह शिक्षक को संतुष्ट करता है। शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह प्रभावी सीखने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रभावी सीखने की सुविधा प्रदान करता है। शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया का मुख्य लाभ यह है कि यह प्रभावी सीखने की सुविधा प्रदान करता है। इससे छात्रों की समझ गहरी होती है। संवेदों का तुरंत समाधान होता है। कार्यवाही का सिद्धांत शिक्षकों से अपने छात्रों को प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने की मांग करता है। समायोजन ऑडियो विजुअल संबंधित अनुभव स्थितियों पर उचित तरीकों से प्रतिक्रिया करना, उच्च कक्षाओं में चुनौतियों का सामना करना, भविष्य में रोजगार प्राप्त करना। कार्यवाही का सिद्धांत शिक्षकों से अपने छात्रों को प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने की मांग करता है। ऑडियो विजुअल संबंधित अनुभव स्थितियों पर उचित तरीकों से प्रतिक्रिया करना। कार्यवाही का सिद्धांत यह बताता है कि शिक्षक को छात्रों के किसी प्रक्रिया में मार्गदर्शन देने के लिए उपयुक्त अनुभव और स्थितियाँ प्रदान करनी चाहिए। विशेष रूप से ऑडियो विजुअल सामग्री के माध्यम से उचित प्रतिक्रिया दिलवाना आवश्यक होता है, जिससे छात्र सक्रिय रूप से भाग लें और सीखने की प्रक्रिया प्रभावी हो। दृश्य श्रवण शिक्षण सहायक सामग्री के साथ बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए एक शिक्षण को ध्यान में रखना चाहिए। उचित प्रस्तुति का सिद्धांत, कार्यवाही का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत इन सहायक उपकरणों को चयन के मार्गदर्शन सिद्धांत। दृश्य श्रवण शिक्षण सहायक सामग्री के साथ बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। उचित प्रस्तुति का सिद्धांत। दृश्य श्रवण शिक्षण सामग्री का उपयोग करते समय शिक्षक को उचित प्रस्तुति का सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए। यह सिद्धांत इस बात को सुनिश्चित करता है कि सामग्री स्पष्ट, रोचक और छात्रों की समझ के अनुरूप हो। इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली और परिणामदायक बनता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 15 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1918, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। रॉलेट एक्ट और भारतीय स्वतंत्रता
समर्थन कार्रवाई सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में वार्षिक बैसाखी मेले के दौरान अमृतसर में जलियांवाला बाग में भारी भीड़ एकत्र हुई थी। बिना पूर्व सूचना के उन भीड़ पर जनरल डायर ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया था। किस राज्य ने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचय संरचना अनिवार्य कर दी है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचय संरचना अनिवार्य कर दी है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचय संरचना अनिवार्य कर दी है। इस पहल को 2001 में शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य पानी की कमी को दूर करना था। कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ का उदाहरण है? बेल्जियम, यूएनए, श्रीलंका, भारत। कौन सा देश एक साथ आने वाले संघों का उदाहरण है? यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका एक साथ आने वाले संघों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह इसलिए है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वर्तमान देश स्वरूप में आने से पहले ही इसमें सम्मिलित प्रांत स्वतंत्र राज्य थे, जिन्हों मिलकर एक संघ बनाया और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए देश बना। निम्नलिखित में से कौन पंचकठिया प्रणाली आंदोलन का हिस्सा नहीं था? शेख गुलाब हरबंश, साहित्य पीर मोहम्मद मुंशी, राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन पंचकठिया प्रणाली आंदोलन का हिस्सा नहीं था? पंचकठिया प्रणाली आंदोलन का हिस्सा नहीं था राजेंद्र प्रसाद। पंचकठिया प्रणाली आंदोलन का हिस्सा राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। इस आंदोलन में शामिल थे शेख गुलाब हरबंश साहब, पीर मोहम्मद मुंशी। पंचकठिया प्रणाली बिहार के चंपारण जिले में किसानों पर लागू की गई एक प्रणाली थी। गबन के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, सुखवंत सिंह। गबन के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद। गबन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। यह एक हिंदी उपन्यास है जो 1931 में सरस्वती प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ था। हम छोटी जल टंकियों में मछलियाँ रखते हैं, जिन्हें कहा जाता है कुत्ता घर, एक्वेरियम। दोनों इनमें से कोई नहीं। हम छोटी जल टंकियों में मछलियाँ रखते हैं, जिन्हें कहा जाता है एक्वेरियम। हम छोटी जल टंकियों में मछलियाँ रखते हैं, जिन्हें एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम एक पारदर्शी कंटेनर होता है जो जलजीवी जैसे मछलियाँ और जलीय पौधे को रखने के लिए उपयोग किया जाता है। रात में बाघ हमसे कितना बेहतर देख सकता है? 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना। रात में बाघ हमसे कितना बेहतर देख सकता है? 6 गुना।
रात में बाघ हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। उनके पास रेटिना के पीछे एक खास संरचना होने के कारण होता है, जिसे टेपोटम ल्यूसीडम कहते हैं। ये कालाहांडी में कई मजदूरों की मौत हो गई थी, भूख से, बाढ़ से, भूकंप से। ये सभी कालाहांडी में कई मजदूरों की मौत हो गई है। कालाहांडी में कई मजदूरों की मौत हो गई है। भूख 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 भूख। कालाहांडी में मजदूरों की मौत का प्रमुख कारण भूख रहा है। कालाहांडी ओडिशा का एक पिछड़ा और सूखा प्रभावित इलाका है, जहां अक्सर खानन की कमी और रोजगार के अभाव के कारण लोग भूख से मर जाते हैं। इसका फसल पर रोग कलंक प्रभाव नहीं पड़ता है। बैक्टीरिया, कवक, वायरस, केंचुआ वायरस, इसका फसल पर रोग कलंक प्रभाव नहीं पड़ता है। केंचुआ 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 का लाभदायक जीव है जो मिट्टी को उर्वरता बढ़ाता है और फसलों को कई नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह फसलों को कई रोग और कलंक नहीं पहुंचाता। 6 आवश्यक पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, खनिज और पानी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑक्सीजन, विटामिन, खनिज और पानी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी। उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 आवश्यक पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी 6 आवश्यक पोषक तत्व हैं। ये सभी पोषक तत्व मानव शरीर के लिए आवश्यक हैं और जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की संरचना में योगदान करते हैं। किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग होगा। पंचभुज इसको त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री इस त्रिभुज का भी कौन होगा, योग होगा। 180 डिग्री इस का भी होगा, तो 180 डिग्री 3 से हम कर देंगे तो 540 डिग्री इसका योग होगा। डी आंसर होगा इसका, डी आंसर होगा। बहुभुज के अंतःकोण का क्षेत्रफल जब आप एक गोल सेब को क्षैतिज काट देते हैं तो आपको कौन सा अनुप्रस्थ काटा मिलता है? वृत्त का, वर्ग का, आयत का, त्रिभुज का? तो इसको हम लोग अगर एक गोल, ये मान के चलिए सेब ये सेब है, इसको हम 20 से काटते हैं, तो इसको 20 से काटने पर ये कैसा होगा? इसको ऊपर का ये हो गया, ये नीचे का है, ये हो गया नीचे का है, तो ये कैसा वृत्त का है, वर्ग का तो नहीं है। ऐसे करके वर्ग ये ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो वर्ग नहीं होगा।
वर्ग नहीं होगा, आयत नहीं होगा, त्रिभुज नहीं होगा तो वृत्त होगा। वृत्त ये आंसर होगा इसका, वृत्त होगा। गोलाकार आकृति में क्षैतिज काटने पर वृत्ताकार अनुपस्थित होगा। इस मोड 43 नंबर है, मोड 18 प्लस मोड -11 -7। तो हम लोग क्या करेंगे, मोड को हटाने के बाद मोड को हटाएंगे तो 18 + 11 -7। तो 11 और 18 कितना हो जाएगा, 29 -7 बराबर 22। तो इसका क्या आंसर होगा, 22। डी आंसर होगा, डी। 43 का डी। 44 है। 44 में क्या है, 12 + 2/10 + 4/1000। तो इसको क्या है, 12 + 0.2 + 0.004। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 12.204। इसका आंसर होगा सी। सी आंसर होगा, 44 का सी आंसर होगा। -5 भागा डैश बराबर शेष -1 रिक्त स्थानों को संख्या ज्ञात कीजिए। तो रिक्त स्थानों -50 भागा डैश है और इसका आंसर क्या है, -1 है। तो इसको -50 भागा 50 बराबर -1 आएगा, इसे 50 आएगा, 50। बी आंसर होगा, बी। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्वों को ज्ञात कीजिए। टॉर्नेड, तूफान, हैरिन, ज्वालामुखी। तो टॉर्नेड, तूफान, हरिकोन ये सब ऊपर होता है, ज्वालामुखी जो है ज़मीन के नीचे से होता है। दिए गए संख्या श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, कौन सा संख्या आएगा। तो यहाँ क्या है, 2, 15, 41, 80। इसके बीच में कितने का गैप है, 13। इसके बीच में 6 यानी 26। इसके बीच में 39। तो इसके बीच में कितना का गैप होगा, 52। इसके बीच में 52 का गैप होगा। तो 80 में अगर 52 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 80 + 52 बराबर में क्या होगा, 2, 8, 5, 13, 132। 132 सी आंसर होगा इसका, सी। 47 का सी आंसर होगा, सी। मोहन के ये इसमें है क्या है, मोहन की 3 पुत्री हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। तो कुल कितने पुरुष हैं, 2, 3, 4, 5। तो कितने हैं, मोहन, एक मोहन है, ये मोहन है। मोहन की 3 पुत्री हैं। तो मोहन की 3 पुत्री हैं, 3 पुत्री हैं, पुत्री हैं, पुत्री हैं।
पुत्री हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, यानी कि प्रत्येक पुत्री का एक ही भाई है। तो एक भाई भाई है भाई है। परिवार में कुल कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? तो कौन है? मोहन और उसका बेटा है, तो दो। दो ए आंसर होगा, ए 48 का ए आंसर होगा। वर्णमाला में बाएं ओर से 18वें अक्षर और बाईं ओर से 10वें अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो इसमें हम पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जेड हो गया। तो क्या वर्णमाला के बाईं ओर से 18वें अक्षर पर कौन आएगा? बाईं ओर से 18वें अक्षर पर कौन आएगा? तो कौन आएगा? 1 2 3 18वें अक्षर पर कौन आएगा? आर आएगा। 18वें अक्षर पर कौन आएगा? आर आएगा। आर 18वें अक्षर पर आर आएगा, तो आर आएगा। उसके बाद बाएं और 10वें अक्षर पर कौन आएगा? तो 10वें अक्षर पर इसके 10वें अक्षर पर कौन आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10वें अक्षर पर कौन आएगा? एच आएगा। इसका आंसर एच आएगा। सी इसका आंसर होगा, सी आंसर होगा। यानी इसके 18 में फिर इसके 49 का सी आंसर होगा। छह लड़के वृत्ताकार घेरे बनाकर खड़े हैं। बी एफ के ठीक सामने खड़ा है। डी के दाएं दूसरे स्थान पर ई है, जबकि सी के दाएं दूसरा ए है। ई के बाएं तीसरा कौन है? तो कोई लड़का बैठा हुआ है, जैसे बैठा हुआ है, जैसे मैं क्या बोल रहा है, ये 6 लड़के हैं एक वृत्ताकार में। बी एफ ठीक सामने है। बी बी क्या बोला? बी एफ ठीक सामने है, तो बी एफ ठीक सामने है, सामने खड़ा है। डी के दाएं डी डी के दाएं दूसरे स्थान पर ई है, तो डी के दाएं ये क्या है? बी है ना, बी है। डी के दाएं बी है। डी के दाएं दूसरे स्थान पर इसको हम ऐसे करते हैं, ये दाएं हो गया, ये बाएं हो गया। तो ये क्या लिख रहे हैं? डी के दाएं और दाएं दूसरा स्थान ई है, तो यहाँ डी अगर है, डी है तो दूसरा, यानी डी के दाएं दूसरे पर ई है, तो डी के ई ई है ई है ई है, जबकि सी के दाएं दूसरा ए है। सी के दाएं दूसरा ए है। सी के दाएं दूसरा ए है। सी के दाएं, तो सी के दाएं, तो सी के दाएं
सी के दाएं दूसरा ए है। तो ई के बाएं तीसरा कौन है? ई के बाएं तीसरा कौन है? तो ए के बाएं तीसरा कौन है? तो ए यानी बी होगा आंसर। बी होगा आंसर बी। बी आंसर होगा हम लोग का। फिर कल पढ़ेंगे इससे आगे।